Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, हम अपना तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे और हमने तीसरे अध्याय में हमने अपनी लेखिका का परिचय जान लिया था। जो हमारी मन्नू भंडारी लेखिका है उनका परिचय हमने जाना था। साथ में हमने ये भी जाना था कि खोटे सिक्के किन्हें कहते हैं, टकसाल किसे कहा जाता है, और जो विचार विमर्श के कुछ प्रश्न दिए हुए थे उन पर भी हमने विचार किया था। इस पाठ को हमने छोटे रूप में भी जान लिया था। इतना सब कुछ हमने जान लिया था और हमने पढ़ा था कि जो खन्ना साहब हैं वो जो कॉलेज की छात्राएं हैं, लखनऊ से आई हैं कलकत्ता के जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने के लिए। तो उन्होंने खन्ना साहब से अनुमति मांगी थी कि वो उनकी टकसाल को देखना चाहती है। तो खन्ना साहब उनको अपनी टकसाल दिखा रहे थे और जो भी भट्टियाँ थी, जो भी मशीनें थी, उन सब का उनसे परिचय करवा रहे थे। ये हमने पढ़ लिया था। उससे आगे पढ़ते हैं हम आज। खन्ना साहब कोई चीज़ हाथ में उठाते तो 20-22 सिर इस तरह चारों ओर घिर आते मानो गुड़ की डली पर मक्खियाँ बैठ गई हो। यानी पहले खन्ना साहब मशीनें दिखा रहे थे तो उन मशीनों को लड़कियां इस प्रकार से आंखें गड़ाए देख रही थी। जो भी वो ज्ञान दे रहे थे उनको बहुत ध्यान से वो सुन रही थी। और जैसे ही खन्ना साहब कोई चीज़ उठाते, जहाँ पर टकसाल था, जहाँ पर सिक्कों को डाला जाता था, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर खन्ना साहब उठाते तो सारी लड़कियां उनके चारों तरफ झुंड बनाकर खड़ी हो जाती और उनको जैसे ही वह खड़ी होती ऐसा लगता कि किसी मीठी चीज़ अर्थात गुड़ के आसपास में जैसे मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार खन्ना साहब के चारों तरफ सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती थी। उनको उत्सुकता रहती कि इसमें क्या दिखाने जा रहे हैं। इसी कारण वे चारों तरफ झुंड बनाकर खड़ी हो जाती थी। जिस किसी हॉल से वे गुजरते वहीं काम करने वालों की गति अपने आप ही बढ़ जाती थी और वे अधिक मनोयोग और कुशलता से काम करने लगते थे। और जिस किसी भी हॉल से, जिस किसी भी जगह से, टकसाल में से अगर वे गुजरते तो वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी जो गति थी, उनके कार्य की जो गति थी, काम की जो गति थी, वो अपने आप ही बढ़ जाती थी और वो और अधिक पूरे ध्यान से, मनोयोग का अर्थ होता है पूरे ध्यान से और कुशलता से काम करने लग जाते थे। कभी कभी खन्ना साहब किसी मशीन के पास खड़े होते और रोबीले स्वर में हुक्म देते और कभी कभी खन्ना साहब उन मशीनों के पास में जाते और जो वहाँ पर मजदूर होते थे उनको आदेश देते, हुक्म देते, बड़े ही गर्व के साथ में, बड़े ही रोबीले स्वर के साथ में उनको गर्व देते कि मशीन चला दो, क्योंकि उनको मशीन चलाकर उन लड़कियों को दिखाना था कि ये मशीन क्या काम करती है, इस मशीन को किस काम में लिया जाता है। झटके से मशीन चलाई जाती और खन्ना साहब उसका पूरा ब्यौरा समझाते। ब्यौरा का अर्थ होता है जानकारी। और झटके से, अचानक से उन मज़दूरों के द्वारा मशीन चलाई जाती और मशीन के चालू होने के बाद में जो खन्ना साहब हैं वो उस मशीन का पूरा ब्यौरा अर्थात उस मशीन की पूरी जानकारी उन बालिकाओं को समझाते कि इस मशीन को किस काम में लिया जाता है। घूमते घूमते वे एक बड़े से हॉल में आए जहाँ पर दैत्य आकार मशीनें कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ से बेतहासा दहाड़ रही थी। दैत्य धन आकार संधि विच्छेद होता है इसका, दैत्य धन आकार। दैत्य आकार का अर्थ होता है राक्षस की सी आकृति। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस, आकार यानी आकृति। राक्षस की सी आकृति अर्थात बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े आकार की मशीनें। यानी जैसे ही वे घूमते हुए एक बड़े हॉल में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े आकार की मशीनें थी और उनकी आवाज़ इतनी भयंकर थी कि मानो ऐसा लगता था कि हमारे जो कान हैं उनके पर्दे भी वो फाड़ देंगी। यानी उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा थी। बड़ी बड़ी दैत्य आकार की मशीनें थी और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। खन्ना साहब के शब्द उस भीषण गर्जना में ही खो जाते थे और जो खन्ना साहब कुछ भी बोलते, कुछ भी बताते
तो उनके जो शब्द थे, उनकी जो आवाज़ थी, वो उस भीषण गर्जना, गर्जना का अर्थ होता है शोर, तो उस भीषण गर्जना में ही, उस शोर में ही कहीं पर खो जाते, अर्थात उन बालिकाओं को सुनाई नहीं दे रहे थे। परिस्थिति का फायदा उठाकर मुंह को अति निकट लाकर वे बता रहे थे, यहाँ पर तैयार धातु के बड़े बड़े बार्स को पतला किया जाता है। और अत्यधिक शोर के कारण जब उन बालिकाओं को सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो जो उनका मुंह था उनको अत्यधिक निकट लाकर, यानी उनके पास में आकर उनको बता रहे थे कि यहाँ पर जो धातुएं हैं उनसे बड़े बड़े बार्स को पतला किया जाता है। छात्राएं मशीनों से काफ़ी दूर खड़ी थी, फिर भी उनका शरीर जैसे झुलसा जा रहा था। और जो छात्राएं थी वो इन मशीनों से काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी आग के कारण, उनकी तपन के कारण जो उनका शरीर था वो झुलस रहा था। आग से लाल 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 लंबी लंबी सलाखें फटाफट ऊपर से नीचे गिर रही थी, और नीचे हाथों में बड़ी बड़ी गंडासियां लिए मजदूर उन सलाखों को उसी गति के साथ उठा उठाकर पास ही पानी की नालियों में पटक रहे थे। यानी उन मशीनों में जो सलाखें थी, कच्चे माल से बनी हुई जो सलाखें थी, वो नीचे गिर रही थी, मशीनों के अंदर से बनकर नीचे गिर रही थी। क्योंकि वो गर्म थी, तो नीचे गिरने के बाद में जो मजदूर थे उनको गंडासियों से उठा करके उनको जो पानी था उस पानी में डाल रहे थे, और वो अत्यधिक गर्म होने के कारण उनको गंडासियों से पकड़ा जाता था, और उनको पानी में डालते थे। और पानी में डालने से जो नलियों का जो पानी था वह भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। नालियों का पानी बुरी तरह खोल रहा था, और उनमें से गरम गरम भाप उड़ रही थी, और उन गरम गरम सलाखों के कारण जो नालियों का पानी था वह भी बुरी तरह से गर्म हो रहा था, खूब ज़्यादा गर्म हो रहा था, और उसमें से पानी की गरम गरम भाप उड़ रही थी। आकार प्रकार को देखकर ही जाना जा सकता था कि ये सलाखें उठाने वाले जीव मनुष्य हैं, वरना उनके भाव शून्य चेहरे और मशीन की तरह निरंतर खटपट चलते हाथों को देखकर मशीन का ही भ्रम होता था। यानी हमने प्रत्यक्ष रूप में जब उन मजदूरों को देखा, तब हमें पता चला कि हाँ, ये काम करने वाले मनुष्य ही हैं, वरना अगर बनाने के बाद में इनको देखा जाता तो ये सभी ये बोलते कि ये जो काम किया जा रहा है वो किसी मशीन के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें कोई जो मनुष्य है वह तो नहीं कर सकता। तो आकार प्रकार को देखकर ही जाना जा सकता था, प्रत्यक्ष रूप से उनको देखकर ही जाना जा सकता था कि ये जो सलाखें उठाने वाले हैं ये मजदूर हैं, मनुष्य हैं, वरना अगर उनके भाव शून्य चेहरे कैसे कि उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव नहीं था, ना प्रसन्नता का भाव था, ना दुख का भाव था, किसी भी प्रकार का भाव नहीं था, उनके चेहरे एकदम भाव शून्य थे। और वह उनका जो कार्य था इस प्रकार से वो काम कर रहे थे जैसे कोई मशीन कर रही हो। तो उनके कार्यों को देखकर और उनके भाव शून्य चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि ये जो काम है वो कोई मशीन ही कर रही है, पर उनके आकार प्रकार को प्रत्यक्ष रूप से उनको देखकर लगता था कि हाँ, ये मनुष्य ही है। वर्षों से निरंतर मशीनों के बीच काम करते रहने के कारण ये सावनी हवा और बासंती बहारों को शायद भूल चुके थे, और काफ़ी वर्षों से निरंतर मशीनों के बीच में ही काम कर रहे थे। तो काम करने के कारण जो सुहानी हवा थी, बसंत ऋतु थी, अच्छा जो मौसम था, उन सबको ये सब भूल चुके थे। उनकी रंगों का खून शायद जलकर राख हो गया था, और उनकी रगों में, उनकी नसों में जो भी खून बह रहा था वो भी शायद इस तपन के कारण, इस जलन के कारण राख हो गया था, अर्थात सूख गया था। जिंदा रहने के लिए बड़ी तत्परता से वे मौत से खेल रहे थे। छात्राओं के चेहरे दया और भय से आक्रांत उठे।
क्योंकि छात्राएं ये सोच रही थी कि ये जो मनुष्य है इतना बड़ा जोखिम का काम कर रहे हैं, ये मजदूर बहुत ही बड़ा जोखिम का काम कर रहे हैं, मौत, ये अपने जीवन के लिए, अपने खाने पीने के लिए मौत से खेल रहे हैं। तो जो ही छात्राओं ने ये सब कुछ देखा, उनके चेहरे पर दया और एक भय का सा जो भाव था वह सामने आया। उनको एक तरफ दया भी आ रही थी कि ये अपने आजीविका के खातिर इतना बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, और उनको भय भी लग रहा था कि कहीं इनके साथ में कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। हाय रे, कैसा खतरनाक काम है, एक ने कहा। और उन्हीं में से एक बालिका ने कहा कि अरे ये तो बहुत ही खतरनाक काम है, बहुत ही जोखिम भरा काम है। दूसरी ने इससे भी अधिक सहानुभूति से कहा, दूसरी ने इससे भी अधिक सहानुभूति रखकर कहा कि मैं तो इतनी दूर खड़े खड़े भी भूलता हुई जा रही हूँ, ये पास रहकर कैसे काम करते होंगे। यानी मैं तो इतनी दूर खड़ी होने के बाद में भी खूब ज़्यादा तप रही हूँ, मुझे खूब ज़्यादा तपन का महसूस हो रहा है। भूरता मतलब होता है तपन का महसूस होना, तो बहुत ज़्यादा मैं तप रही हूँ। पता नहीं ये जो मज़दूर हैं वो पास में रहकर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। यानी जो भट्टियाँ थी, जो मशीनें थी, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। एक ने खन्ना साहब से पूछा, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है, जरा सी चूक में सलाख सीधी टांग पर ही आ गिरे। और एक लड़की ने खन्ना साहब से पूछा, ये जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि ये जो गरम गरम सलाखें हैं, वो सलाखें जो कच्चा माल होता है उसी से मिलकर बनी होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनों में ये गरम गरम जो सलाखें हैं, अगर सीधी इनके टांग पर आकर गिर जाए तो क्या होगा। यानी जरा से एक भी अगर चूक हो गई तो इनकी टांग पर गिर जाएगी, और टांग पर गिर जाएगी तो इनका क्या होगा। तो खन्ना साहब ने बोला कि जी हाँ, सो तो है ही, हाँ ये तो है ही कि ये बहुत बड़ा खतरनाक काम है, बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, और इस काम में बहुत सी दुर्घटनाएं, बुरी घटनाएं भी होती हैं। अभी कोई 2 महीने पहले ही एक आदमी की दोनों टांगें कट गई थी। खन्ना साहब ने बताया कि 2 महीने पहले ही एक ऐसी दुर्घटना हुई कि उसमें एक व्यक्ति की दोनों टांगें कट गई थी। लड़कियों ने कहा कि सच, फिर भी ये लोग यहाँ काम करने आते हैं। लड़कियों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ऐसा था तो फिर भी ये लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। यानी ये जो व्यक्ति हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर भी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। किसी ने पिघल कर पूछा, बहुत ही डर कर उसने पूछा कि अगर ऐसी बात है तो फिर भी ये अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आते हैं। ये हमारे शब्दार्थ हैं। मनोयोग यानी पूरे ध्यान से, ब्यौरा यानी जानकारी, दैत्य आकार, इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था, दैत्य धन आकार, राक्षस की आकृति अर्थात बड़ी आकृति, गर्जना यानी शोर। काम करने, अरे एक को जगह खाली होती है तो 50 टूट पड़ते हैं। आप जानती नहीं हमारे देश में इंसान की जान बड़ी सस्ती है। जो ही लड़कियों ने पूछा कि ये फिर भी यहाँ पर इतने बड़े जोखिम भरे काम में भी अपनी जान को दांव पर डालकर भी यहाँ काम करने आते हैं, तो खन्ना साहब ने उनको बोला कि काम करने क्या, अगर इनकी एक की भी यहाँ पर जगह खाली होती है तो यहाँ पर 50 व्यक्ति आते हैं। खन्ना साहब ने ये जवाब दिया क्योंकि जो हमारा देश है उसमें इंसान की जान बड़ी ही सस्ती होती है, अर्थात बेरोजगारी बहुत है, तो बेरोजगारी के कारण उनको अपनी आजीविका कमाने का जो साधन है वह नहीं मिलता, और उनको ये काम करना ही पड़ता है। चलो बाबा, यहाँ से यहाँ तो अब देखा नहीं जाता। इस विभिन्न दृश्य को देखना उन लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से असहनीय हो रहा था। जो वहाँ पर लड़कियाँ थी जिन्होंने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जो बहुत ही सुख सुविधा में पली बड़ी थी, उन्होंने ये बोला कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब हमसे ऐसा दृश्य देखा नहीं जाता। बहुत ही विविध से, बहुत ही जो खतरनाक ये दृश्य है वो हमसे देखा नहीं जाता। जो ये देखना जो चीज़ है वो मानसिक दृष्टि से, यानी
दिमाग की दृष्टि से और जो शारीरिक दृष्टि है, शारीरिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा तपन का एहसास हो रहा था और मानसिक दृष्टि दिमाग से भी वो बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील हो गई थी। तो उन्होंने दोनों ही दृष्टियों से कहा कि ये सब कुछ देखना ऐसा ही नहीं है, हो रहा है, उनसे सहन नहीं होगा। वहाँ से चलकर उन्होंने एक एक करके सब देखा कि किस प्रकार तांबे के इस मोटे मोटे बारों को पतला किया जाता है, फिर पैसे के आकार के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो तांबे की जो सलाखें थी, उन सलाखों को पहले पतला किया जाता है और पतला करने के बाद में उनसे उनके गोल गोल टुकड़े बनाए जाते हैं। उनके बाद में उन पर राजकीय मोहर और सन की छाप पड़ती है। उन्हें साबुन और सोडे के पानी में धोकर साफ किया जाता है। फिर जो भी हमारी राजकीय मोहर है वो और जो सन है उनकी छाप उन पर पड़ती है और उनके बाद में उनको साबुन और सोडे के घोल में धोकर साफ किया जाता है। फिर 5-7 आदमी बैठकर ढेरियाँ बनाकर अपने सधे हाथों से खोटे सिक्के चुनते हैं। उसके बाद में जो भी 5-7 व्यक्ति हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं और जो साफ होने के बाद में जो सिक्के आए उन सिक्कों में से खोटे सिक्कों को चुनते हैं। खोटे सिक्के मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई खराबी आ जाती है, उसके कारण कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनका आकार बिगड़ जाता है, उन्हीं को खोटे सिक्के कहते हैं। तो उन ढेरियों में से व्यक्ति 5-7 मिलकर बैठते हैं, उनमें से जो भी खराब सिक्के होते हैं उनको अलग ही छांटते हैं और उन्हें बकौल खन्ना साहब वापस मिनट में ही खपा दिया जाता है। और यह सब देखते देखते लड़कियों के ताजे दमकते चेहरे क्लांत होकर मुरझा गए और उन खोटे सिक्कों को फिर जैसे ही खन्ना साहब के पास में भेजा जाता है, वो खन्ना साहब उनको वापस मिनट में ही खपा देता है, यानी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में उनको वापस कार्य में उनको लगा दिया जाता है। इसी कारण जो लड़कियां थी उनके चेहरे क्लांत होकर मुरझा गए, अर्थात थक गए। वहाँ पर उन लोगों के लिए चाय और जलपान की व्यवस्था भी थी, यानी इस पूरे कार्य को देखते देखते जो लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने उनके लिए चाय और जलपान की व्यवस्था भी की, चाय पानी की उनकी व्यवस्था की। 2 नौकर खन्ना साहब की आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे। नाज नखरों से पली ये लड़कियां, जिन्हें कभी गरीबी या अभाव की छाया ने भी नहीं छुआ था, मजदूरों की उस विभिन्न झांकी को देखकर बड़ी आतंकित हो उठी थी। और जो लड़कियां, जो छात्राएं घूमने के लिए आई हुई थी, वो बड़े ही संपन्न परिवार से थी। उन्होंने आज तक गरीबी को नहीं देखा था और जो ही उन्होंने इन गरीबों की, इन मज़दूरों की अभावों से भरी ज़िंदगी को देखा, इस जोखिम भरी ज़िंदगी को देखा, तो इनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आतंकित हो उठी। बैठते ही पूछा, इन मज़दूरों को तनख्वाह क्या मिलती होगी? जैसे ही वो जलपान करने के लिए सब बैठे तो उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ने पूछा कि जो ये मज़दूर हमारे इस टकसाल में काम करते हैं, इन मज़दूरों को क्या तनख्वाह मिलती होगी, क्या वेतन इनको मिलता होगा? तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। 60 रुपये मासिक। खन्ना साहब ने उनको बोला कि इन मज़दूरों को 60 रुपये महीने के मिलते हैं। आदमी केवल 60 रुपये की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है, एक ने आश्चर्य और दहशत से पूछा। और एक लड़की ने बड़े ही आश्चर्य और बड़े ही दहशत से, बड़े ही आश्चर्यजनक स्वभाव से उसने पूछा कि 60 रुपये की खातिर कोई व्यक्ति अपनी जान को कैसे जोखिम में डाल सकता है? संसार को मात्र किताबों के द्वारा जानने वाली इन अनुभवहीन छात्राओं की बुद्धि पर खन्ना साहब मुस्कुरा उठे, क्योंकि जो छात्राएं थी उनको केवल किताबी ज्ञान ही था, उनको जो अनुभव था संसार का, सांसारिक अनुभव उनको नहीं था। तो उनकी ऐसी बातों के कारण जो खन्ना साहब थे उनको हंसी आई, क्योंकि अभी उन छात्राओं को संसार का कोई भी अनुभव नहीं था, बुरे भले का कुछ अनुभव नहीं था, उनको केवल किताबी ज्ञान ही था और वो खुद साधन संपन्न परिवार में पली बड़ी थी, तो उनको अभावों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठकर रसगुल्ले और गर्मा गर्म
समोसे खाती हुई उन छात्राओं का दिल मजदूरों की दुर्दशा पर करुणा से पसीजा जा रहा था। और जो छात्राएं थी कुर्सियों पर बैठी हुई थी और रसगुल्ले और समोसे खा रही थी, और जो मजदूर थे उनकी दुर्दशा, दुर्दशा यानी बुरी दशा, उनकी बुरी दशा और करुणा से जो उनका मन था, जो छात्राओं का मन था, मजदूरों की बुरी दशा को देखकर और उनके जोखिम भरा जो कार्य कर रहे थे उन कार्यों को देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा पसीज रहा था, बहुत ही ज़्यादा उनको दुख हो रहा था कि ये किस प्रकार से कार्य कर लेते। उनको उन पर बहुत ही करुणा था, दया आ रही थी। तभी बाहर से एक औरत के रोने की आवाज़ से बातों का क्रम टूट गया, और वे आपस में ऐसे ही मजदूरों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी बातें करते समय ही एक बाहर से एक औरत के रोने की आवाज़ आई, और आवाज़ के आते ही जो बातें कर रहे थे उनका वो क्रम टूट जाता है, उनकी बातें बीच में ही रुक जाती है। खन्ना साहब की बाहों पर सलवटें उभर आई। परिस्थिति समझने के लिए वे कुर्सी से उठे ही थे कि एक मेले कुलेचे कपड़े पहने, आंख नाक से पानी बहाती बुढ़िया भीतर चली आई और खन्ना साहब के पैरों पर गिर पड़ी। और जो ही खन्ना साहब ने देखा कि बाहर कोई रो रहा है, तो खन्ना साहब की जो बाहें थी उन पर सलवटें आ गई, मस्तिष्क पर सलवटें आ गई। और परिस्थितियों को समझने के लिए वो देखना चाहते थे कि कौन बाहर रो रहा है। देखने के लिए वे जो ही कुर्सी से उठे, उन्होंने देखा एक मेले कुचेले कपड़े यानी गंदे से कपड़े पहने हुए एक औरत दिखाई दी, बुढ़िया दिखाई दी, जिसकी आंख और नाक से पानी बह रहा था, अर्थात तो वो रो रही थी। और जो ही वो उठे वो आकर उनके पैरों में गिर गई। घृणा से खन्ना साहब के ने पांव खींच लिए, बड़ी ही घृणा से नफरत करते हुए उन्हें मतलब कि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे, तो जो खन्ना साहब थे उनको उससे घृणा हुई, और बड़े ही घृणा से खन्ना साहब ने अपने पाँव पीछे ले लिए। उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि यदि ये कोमल शरीर और उससे भी कोमल दिल वाली लड़कियां उस समय वहाँ न बैठी होती तो उसके सिर पर कसकर लात जमा देते। खन्ना साहब को उस औरत पर, उस बुढ़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच रहे थे कि अगर ये लड़कियां जो बहुत ही कोमल हैं, अगर ये लड़कियां यहाँ पर अभी बैठी नहीं होती तो वो उसके सिर पर लात से मार देते। तो उन लड़कियों के कारण उन्होंने उस मजदूर, उस गरीब जो महिला थी उसको कुछ भी नहीं कहा। कड़क कर खन्ना साहब ने पूछा, कौन है तू, यहाँ कैसे चली आई? जो औरत आई थी खन्ना साहब के पैरों में गिरी थी, उस औरत से खन्ना साहब ने बहुत ही कड़वी आवाज़ में कड़क कर कहा कि तुम कौन हो और तुम कैसे चली आई? तभी रोकता थामता चपरासी आ गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले जिस मजदूर की टांगे काटी गई थी यह उसी की स्त्री है। और तभी चपरासी वहाँ पर पहुँच गया उसको रोकता हुआ, लेकिन तब तक वो आ चुकी थी। उसने बताया कि 2 महीने पहले हमारी जो टकसाल में काम करते हुए कोई मजदूर था, उसकी टांगे कट गई थी, यह उसी की स्त्री है। स्त्री रोते रोते सिर पटक पटक कर हाथ जोड़कर कह रही थी, उसे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए सरकार। और जो बुढ़िया थी, जो औरत थी, वह खन्ना साहब के सामने हाथ जोड़ रही थी और हाथ जोड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मुझे कोई, आप जो मेरा पति है उसको आप कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। अगर हमें काम नहीं मिला तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बैठे बैठे खोटे सिक्के चुनने का काम ही कर देगा। और जो मेरा व्यक्ति है, उस औरत ने कहा कि वह कुछ भी नहीं तो बैठे बैठे जो खोटे सिक्के हैं, जो खराब सिक्के हैं, ढेरियों में से जो खोटे सिक्के हैं उनको चुनने का काम ही कर देगा। क्योंकि उसकी टांगी कटी हुई थी तो इसलिए वो कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकता था, तो बैठे बैठे वह उन सिक्कों में से खोटे सिक्के ही चुन लेगा। दिमाग खराब हो गया है, जिसकी दोनों टांगे नहीं है वह क्या खाक काम करेगा। चलो हटो यहाँ से, मौके बेमौके सिर खाने आ जाती हो। खन्ना साहब ने फिर उससे बोला कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि जिस व्यक्ति का
के दोनों टांगे नहीं है वह किसी भी काम का नहीं है, वह क्या कुछ काम कर पाएगा। चलो तुम यहाँ से जाओ, तुम अवसर भी नहीं देखती और मौके बिन मौके ही तुम यहाँ पर सिर खाने के लिए आ जाती हो। अब कहाँ जाएं सरकार, 20 साल तक आप लोगों की नौकरी की, आपकी नौकरी में ही टांगे गई। अब कहाँ जाए सरकार, हम पर दया कीजिए, नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जो औरत थी उसने बोला कि 20 साल तक मेरे पति ने आपके यहाँ पर नौकरी की और आपके यहाँ पर नौकरी करते हुए ही उनकी टांगे चली गई, उनकी टांगे कट गई, तो अब हम कहाँ जाएं। आप हम पर दया कीजिए, अगर आप हम पे दया नहीं करेंगे तो हमारे जो बाल बच्चे हैं वो भूखे ही मर जाएंगे। ये सब उस औरत ने खन्ना साहब को बोला। नौकरी में टांगे गई तो क्या मुआवजा नहीं मिला, पूरे 200 रुपये मिले। अब क्या जागीर लिख दूँ उसके नाम, चपरासी बाहर निकालो। खन्ना साहब ने उनसे बोला कि टांगे गई है तो तुम्हें मुआवजा भी तो मिला है और मुआवजा तुम्हें 200 रुपये मिले हैं, क्या अब मैं पूरी जो जागीर है अपनी ज़मीन जायदाद है क्या पूरी ही उसके नाम लिख दूँ। चपरासी तुम इसे बाहर निकालो। वे चपरासी को बोलते हैं कि इस औरत को तुम बाहर निकालो, मेरे आदमी को बेकार कर दिया, अब वह कहाँ जाए, उसे यहीं कोई काम दे दो हुजूर, नहीं तो यह वाक्य पूरा करती उससे पहले ही चपरासी उसे घसीट कर ले गया। यानी वो औरत बोल रही थी कि मेरे आदमी है बिना टांगों के बेकार हो गया है और वो भी आपकी टकसाल में काम करते हुए ही हुआ है, तो आप कुछ न कुछ काम उसे यहाँ पर दे दीजिए। उसने पूरी अपनी बात बोली ही नहीं, उससे पहले ही जो चपरासी था वो उसे उसकी टांग खींच कर बाहर ले गया। लड़कियों के चेहरों पर व्याप्त करुणा को देखकर खन्ना साहब के लिए सफाई फेस करना जरूरी हो गया। बोले, टांग कट गई तो हमने 200 रुपये मुआवजे के दे दिए और हम कर भी क्या सकते हैं। और जब लड़कियों ने इस दृश्य को देखा तो उनका जो चेहरा है बहुत ही करुणा का अर्थ होता है दया, बहुत ही दया, उनके चेहरे पर बहुत ही दया को देखकर खन्ना साहब ने सोचा कि मुझे अपनी तरफ से कुछ न कुछ सफाई इनको देनी चाहिए, मुझे अपनी तरफ से कुछ न कुछ इनको कहना चाहिए। तो उन्होंने बोला उन लड़कियों को कि अगर टांगे कट गई तो हमने 200 रुपये मुआवजे के दे दिए और हम कर भी क्या सकते हैं। यानी मानते हैं कि इनकी टांगे, इस मजदूर की टांगे टकसाल में काम करते हुए कट गई, पर हमने मुआवजे के लिए उनको 200 रुपये दे दिए हैं, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह इन लोगों को यहाँ बैठाना शुरू कर दें तो टकसाल अपंगों का अड्डा ही बन जाएगा। और अगर हम सभी जो भी काम करते हैं, सभी मजदूरों को, सभी अपंगों को, अपंग होता है जिसका शरीर का कोई भी अंग कट जाता है, काम करना बंद कर देता है, कट जाता है, उसे बोलते हैं अपंग। तो अगर हम इस तरह इन अपंगों को यहाँ पर बैठाना प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें, तो ये तो अपंगों का ही अड्डा बन जाएगा, अर्थात अपंगों का क्षेत्र ही बन जाएगा, तो हम इनको नहीं रख सकते। आए दिन यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है और यहाँ पर तो आए दिन ऐसा काम होता ही रहता है, ऐसी बुरी घटनाएं होती ही रहती है, तो हम किस किस को यहाँ पर रखें। इसके बाद बड़ी कुशलता से उन्होंने इस बात का प्रसंग बदलकर ऐसे चुटकुले सुनाने प्रारंभ किए कि लड़कियां हंस हंस कर दूहरी होने लगी। और उसके बाद में उन्होंने इस बात को टालते हुए उनको बहुत ही अच्छे अच्छे चुटकुले उनको सुनाने प्रारंभ कर दिए, जिससे कि लड़कियां हंस कर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। ये हमारे उच्चारण अभ्यास हैं। स्निग्धता, अधेड़ अवस्था, ब्योरा, दुर्घटनाएं, सलवटे, विभित्स, तनख्वाह और तत्परता। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा अध्याय है वो पूरा हो गया है। उसके बाद में अगला अध्याय पढ़ेंगे हम कल। ठीक है।